हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 1 गद्यखंड का है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। स्थान का नाम है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो भी एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, वो भी अच्छे तौर तरीके से। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर हायर एजुकेशन के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे, वहाँ का बहुत ही फेमस शहर है, जैसे आपके भारत का मुंबई है। फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की थी। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाया। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष भी उन्होंने किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सभी लोग याद भी करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फूले। इसको अंडरलाइन कीजिए अभी। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। ये आज होमवर्क है आप लोगों का। इन सब का हिंदी अनुवाद करना होगा। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 21 खंडों में। अब हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय जानेंगे कि इस पाठ में क्या खासियत है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ आपको ध्यान देना है, इन्होंने जो यह रचना की है वो इंग्लिश में की है और उसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। जो आपने दीर्घ क्रमणी बनाया होगा उसमें इसको नोट करना होगा, ललई सिंह यादव अनुवादक में। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर, जो पाकिस्तान में है, के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। पाठ स्रोत जाति भेद का उच्छेद
इसको नोट करना है। पाठ स्रोत का मतलब हुआ कि पाठ कहाँ से आया है, किस पुस्तक से लिया गया है। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन क्या हो गया था, स्थगित हो गया था और यह पढ़ा ना जा सका था। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा को विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही क्या है, शिक्षाप्रद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है जब सामाजिक व्यवस्था हो, न कि जाति आधारित व्यवस्था हो, जैसा कि अन्य देशों में भी है। इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट भी किया है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कठिन शब्द हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। शब्द निधि जो पाठ के अंत में दिया हुआ है। पूर्व निर्धारण, पहले इसका आप लोग तोड़िए दो भागों में, पूर्व और निर्धारण। पूर्व का मतलब होता है पहले और निर्धारण का मतलब होता है तय करना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होगा पहले ही तय कर लेना। अकस्मात बिल्कुल ही सिंपल सा वर्ड है, शब्द है। अचानक, प्रक्रिया किसी काम के होने का ढंग या फिर रीति, तरीका। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा, स्वधन इच्छा। उत्पीड़न, बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या फिर यंत्रणा देना। संचारित, संचारित का मतलब होता है प्रवाहित, संचार से बना हुआ शब्द है। बहुविध, बहु का मतलब होता है बहुत और विध का मतलब होता है प्रकार, अर्थात अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने या फिर समक्ष। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व। वांछित का मतलब होता है आकांक्षित या फिर चाहा हुआ। चाहा हुआ। विडंबना, विडंबना का मतलब होता है उपहास। पोषक का मतलब होता है समर्थक या फिर पालक, अर्थात पालने वाला। अब हम लोग चलते हैं पाठ में। पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि पाठ पढ़ने के उपरांत उसका सारांश करना, इसके साथ ही साथ इस पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा ही क्यों रखा गया, अर्थात शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना भी बेहद जरूरी है। ये आप लोग स्वयं करेंगे, वैसे मैं मदद के रूप में हूँ। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझें। प्रश्नावली में आ सकता है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करने के समय मैं 9th क्लास में ही बता चुका हूँ। उसमें 2 अनुच्छेद हम लोग करते हैं। प्रथम अनुच्छेद में किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है तथा इस आशय से वे क्या बताना चाहते हैं, और दूसरे अनुच्छेद में इस आशय का पूरा अर्थ अर्थात भाव हम लोग लिखते हैं। यह विडंबना की ही बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका आशय स्पष्ट करें। यह पंक्ति ध्यान दीजिएगा, अगर एक पंक्ति होगा तो यह पंक्ति लिखेंगे और अनेक पंक्तियां होंगी जैसे 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तो लिखेंगे इन पंक्तियों से। एक वचन बहुवचन का भी ध्यान देना है। यह पंक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति के द्वारा
उन्होंने समाज में फैले कुरीति को बताना चाहा है। उनका कहना है कि आज भी हमारे इस सभ्य और सुशिक्षित समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वे जातिवाद के संपूर्ण समर्थक हैं। वे अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जातिवाद हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक उपहार है, क्योंकि जो जिस जाति का होता है वह उस कार्य विशेष को, अपने परंपरागत पेशा को करने में कुशल होता है, निपुण होता है। उसके पास कुछ अपना अनुभव, कुछ अपने पूर्वजों जैसे माता पिता का, नानी का, नाना का, या फिर दादा दादी का, या फिर अन्य का भी अनुभव होता है। इसलिए जातिवाद पूर्ण रूप से सही है। और अगर जातिवाद को हटा दिया जाए तो फिर निपुणता खत्म हो जाएगा किसी कार्य विशेष में, बेरोजगारी की समस्या होगी, क्योंकि लोग अनमने ढंग से काम करेंगे, उनके पास उस कार्य को करने का तरीका चूँकि पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बीच बीच में जो भी आशा आएगा उसको स्पष्ट करते जाएंगे। दूसरा पंक्ति है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जो कि मैंने अभी स्पष्ट किया है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी जस्ट कि जातिवाद के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि श्रम विभाजन का ही यह दूसरा रूप है जाति प्रथा, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि हमारे लेखक कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं है। जात पात की जो भेदभावना है वह हमारे समाज में ऊंच नीच जैसे भेदभाव को बढ़ावा देता है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जो कि मैं बता चुका हूँ कि हमारा समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक उच्च भाग जिसे फॉरवर्ड बोला जाता है और एक नीच भाग जिसे बैकवर्ड बोला जाता है। आपने आए दिनों देखा भी होगा, न्यूज़पेपरों में, टेलीविजनों में भी पढ़ा होगा कि जाति आधारित लड़ाई झगड़े इत्यादि, विशेष रूप से आरक्षण को लेकर, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आप का जन्म लोहार में हुआ है, लोहार जाति में, और आपकी रुचि लोहे के काम करने में नहीं है, तो आप पूजा पाठ नहीं करा सकते। आपकी इच्छा है पूजा पाठ कराने की, आपकी हार्दिक इच्छा है और आप उसमें पारंगत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समाज ये अनुमति नहीं देगा। अगर आप पंडित हैं और आपकी इच्छा नहीं है कि हम पूजा पाठ कराएं, सोने चांदी का दुकान करें, तो समाज हमारा अनुमति नहीं देता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मान लीजिए आप, अगर संभव हो तो महत्व है, आपका जन्म अभी नहीं हुआ है, तभी से महत्व शब्द आपके नाम में जोड़ दिया गया। आपका जन्म हुआ, आपका शिक्षा दीक्षा हुआ या नहीं हुआ, आपको सब्जी की खेती ही करनी है। यदि आप भूमिहार हैं, पंडित हैं या किसी भी कास्ट से संबंधित क्यों ना हो, आपके जन्म से पहले ही जाति शब्द आप में जोड़ दिया जाता है।
इस अनुच्छेद के द्वारा हमारे लेखक जी ने दोनों बातें बताई है कि जातिवाद के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ हानि भी है। दोष और गुण दोनों उन्होंने बताया है। जाति या पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। जैसा उदाहरण लेकर चलते हैं हम लोग कि बहुत समय पहले जब धान से चावल में परिवर्तित करने का प्रक्रिया चल रहा था, उसमें ढेका चलता था। जो लोग ढेके पर आश्रित अगर रह जाते हैं वो आज निश्चित रूप से भूखों मरते। अब आप अनुमान लगाइए कि एक ढेके से लगभग 20-25 किलो चावल ही पूरे दिन में बन सकता है, जबकि आज तकनीक का युग है और इस तकनीकी युग में पूरे दिन में 20-25 किलो क्यों 20-25 क्विंटल से भी अधिक चावल का उत्पादन हो जाता है। इसको उत्पादन तो नहीं कहेंगे, धान से चावल में आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे देखिए धान काटने का, पहले हंसुए से लोग काटते थे, आज हार्वेस्टर से काटते हैं। उद्योग में भी चलते हैं हम लोग, पहले लकड़ी से बने हुए खड़ाओं का लोग प्रयोग करते थे, आज जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं। वो जूते चप्पल क्या हाथ द्वारा निर्मित है, हस्त निर्मित है? नहीं, वो सारे के सारे क्या हैं, तकनीक से पर आधारित हैं, अर्थात कंपनियों में बनते हैं मशीनों से, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप पंडित हैं तो पंडित वाला जो पेशा है वही करेंगे, अगर आप मोची हैं तो मोची वाला पेशा ही करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के क्या थे, ये जीके भी हो गया, वे मोची थे और वो अपनी मोची गिरी अर्थात अपनी पैतृक पेशा को छोड़ा नहीं था। जूते चप्पल की जो सिलाई करने वाला प्रक्रिया था वो लगातार जारी रखे थे। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो या न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। आपकी इच्छा है कि हम ये काम करें लेकिन आपको समाज अनुमति नहीं देगा, आपको समाज से बाहर कर दिया जा सकता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। जैसे आप सुनार हैं, आपको सोने चांदी का काम आता नहीं है या आता भी है तो आपकी इच्छा नहीं है। जब हार्दिक इच्छा न हो, अंदरूनी शक्ति जागृत न हो तो आप निश्चित रूप से उसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका मन उसमें नहीं लगेगा। और जब पारंगत नहीं होंगे तो आपका सामान, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बिक्री नहीं होगा। जब बिक्री नहीं होगा तो आपकी बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी और अंत में क्या होगा, भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न तो दिल लगता है और न ही दिमाग लगता है, भला इस स्थिति में उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त हो सकती है। अतः यह निर्विवाद का मतलब है निधन विवाद अर्थात बिना विवाद का, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है, रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर क्या करती है, निष्क्रिय बना देती है। आप उदाहरण लें, आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी इच्छा नहीं है कि हम पढ़ें, आपकी इच्छा है कि हम रोड पर क्या करें, घूमें फिरें झूमें। आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, क्या आपका रिजल्ट सही आता है? बिल्कुल नहीं।
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। देखिए, लेखक जी ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है, हालांकि लेखक जी ने भी जातिवाद के समर्थक हैं, तभी तो उनकी शादी विवाह भी क्या हुआ, उन्हीं की जाति में हुआ, न कि किसी अन्य जाति में हुआ। खैर, पाठ में उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि अगर हम जाति के विरुद्ध हैं तो फिर मेरी दृष्टि में, अर्थात लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। सुनिएगा ध्यान से उनका उत्तर। मेरा उत्तर होगा कि मेरा समाज स्वतंत्रता, बिल्कुल बात सही कहा है उन्होंने, स्वतंत्रता, समता, समता का मतलब होता है समानता, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा पर आधारित होगा। उन्होंने आदर्श समाज की किन विशेषताओं को उजागर किया है? 3 विशेषताओं को। तीनों विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग फिर से एक बार समझें। प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज की स्थापना के लिए किन 3 बिंदुओं को आवश्यक माना गया है? हमारा सही जवाब होगा, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समता अर्थात समानता और भाईचारा अर्थात भ्रातृत्व। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो, संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए, उसमें आपको बोल दिया जाए कि दूध को अलग कीजिए और पानी को अलग किया, आप कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि समाज में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग क्या हों, एक हों। आप न तो हिंदू को अलग कर सके, मुस्लिम को अलग कर सके, या फिर हिंदू में ही अलग अलग जाति के लोगों को अलग कर सके। एकदम दूध पानी की तरह लोग क्या रहें, घुल मिल कर रहें। के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही स्वरूप, वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, जैसा कि हमारे विद्यालय में, हमारे क्लासों में होता है। ये केवल हमारे ही नहीं बल्कि अन्य क्लासों में भी होता है, अन्य स्कूलों में भी होता है। इसमें जाति आधारित भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। हमारे सारे विद्यार्थी एक साथ मिलकर पठन पाठन का कार्य करते हैं, बैठते हैं, उसमें किसी तरह का कोई ऊंच नीच या जाति आधारित भेदभाव नहीं होता है। अभी आप लोग सामने भी देख सकते हैं। तो यही पाठ था। अब हम लोग इसका प्रश्नावली में चलेंगे। प्रश्नावली मैं आज नहीं बताऊंगा, प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज आप लोगों का होमवर्क है इस पाठ का अच्छी तरह से अवलोकन करना, इसका पुनरीक्षण करना, और जो प्रश्नावली है मैं प्रश्नावली आपको दिखा देता हूँ। प्रश्नावली है, इन प्रश्नों का हल स्वयं आप लोगों को करना होगा। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आप लोग टैली कीजिएगा कि आपका जो उत्तर है और जो आपके शिक्षक अर्थात मेरे द्वारा दिया गया उत्तर है टैली कर रहा है या नहीं। ये ध्यान देना होगा कि आपको सहायक पुस्तक की इस्तेमाल अभी नहीं करना है। सहायक पुस्तकों का इस्तेमाल के लिए भी मैं आपको समय दूंगा। आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का जवाब आपको स्वयं खोजना है। ध्यान दीजिएगा, पाठ के आधार पर, लेकिन पाठ के शब्दों में नहीं बल्कि अपने शब्दों में। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? मैं थोड़ा सा गाइडलाइन कर देता हूँ। विडंबना का मतलब उपहास होता है, तो ये किस विडंबना की बात करते हैं? ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रथम प्रश्न है तो इसका जवाब भी कहाँ मिलेगा? प्रथम अनुच्छेद में। उन्होंने विडंबना की यही बात कही है कि हमारे आज भी सभ्य समाज में
जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है, पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, मैं केवल हिंट दिया हूँ, आप लोग स्वयं ढूंढेंगे। 8 प्रश्न हैं, पाठ के आसपास आप लोग स्वयं कीजिएगा। पाठ के आसपास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, वैसे नॉलेज की दृष्टि से आप लोग कीजिएगा। भाषा की बात बहुत ही सिंपल सा है, मैं 9th क्लास में ही शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में, उसका पहचान, उसका परिभाषा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने का तरीका, उसके साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी मैं दिया था। विलोम शब्द लिखें, तुम लोग स्वयं करना। विलोम शब्द करना, सभी का असभ्य हो जाएगा, बाकी तुम लोग स्वयं करना। ठीक है, सजग का लापरवाह हो जाएगा, जैसे तुम लोग रहते हो वैसे तुम लोग तो सजग विद्यार्थी हो भी। पाठ से विशेषण चुनें और स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें, ये स्वयं करना। पूरे पाठ में, पाठ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 4-5 अनुच्छेद कहीं है, वो भी अनुच्छेद छोटा छोटा है, 1.5 पेज का है। परिभाषित शब्द लिखें, दूषित। परिभाषित शब्द प्रयास करना होगा 3-3 लिखने का। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो कम से कम एक तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।